हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञानस्ली क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब अलग अलग यूनिट से हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं और उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में। मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन से यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें ज़रूर अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए और बाकी पीडीएफ्स यहीं पे आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रैक्टिस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन इंडियन एजुकेशनल साइकोलॉजी विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। बताना है इसमें कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दर्शन था वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर था, या फिर रोट मेमोराइजेशन के ऊपर, या फिर एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग के ऊपर। यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, रट कर याद करना, अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा, परीक्षा उन्मुख शिक्षण। तो बताइए इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, रविन्द्रनाथ टैगोर के फिलॉसफी से जो रिलेटेड है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो आएगा एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक एजुकेशन, जो ये सी है, अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा। क्यों? देखिए, जो अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा है ना, उसमें आप फोकस करते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, यानी समग्र विकास के ऊपर, और आप एम्फेसाइज करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में लर्नर कुछ सीखे, अपने हाथों से कुछ एक्सपीरियंस करके सीखे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी यही मानना था कि जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट है। आप नेचर के इर्द गिर्द रह के जो कुछ सीखेंगे वो सबसे बेस्ट माना जाता है। रविन्द्रनाथ इसी के ऊपर जोर देते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ओवरऑल फिलॉसफी था वो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी था, और इसीलिए आपका जो लर्नर है उनका ओवरऑल ग्रोथ बेहतर हो पाएगा। तो एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक एजुकेशन, अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच टीचिंग मेथड इज मोस्टली सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। भारतीय संदर्भ में छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त है। पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिक्टेशन मेथड, तीसरा है केस स्टडी मेथड, चौथा है रिसाइटेशन मेथड। यानी व्याख्यान विधि, श्रुत लेख विधि, केस स्टडी विधि और सस्वर पाठ विधि। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, तो जो टीचिंग मेथड सबसे सूटेबल होता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए वो होगा यहाँ पर केस स्टडी मेथड, है ना। यहाँ पर इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केस स्टडी मेथड। क्यों होगा ये भी बताता हूँ। देखिए, केस स्टडी मेथड में आप जो विद्यार्थी हैं उनको एनकरेज करते हो कि वो रियल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करें। यहाँ पर एनालाइजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस के यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी घटना अगर घट जाती है उसके ऊपर आप डिटेल स्टडी कर रहे हो तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलेगा, अलग अलग लोग जो पहले भी उसके ऊपर काम कर चुके हैं। फिर आप कुछ सॉल्यूशंस डेवलप करोगे जो पहले कोई प्रॉब्लम हो चुका है। फॉर एग्जांपल देखिए, नेपाल में भूकंप आया और उसको आप स्टडी कर रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले तो अलग अलग व्यूज़ जाना, कौन कौन से लोगों का क्या क्या सोचना है। तो आपने समझा कि वहाँ का जियोलॉजी कैसा है, जो भूकंप है वो क्यों आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है भूकंप को लेके। दूसरी चीज़ कि आपने सॉल्यूशन देखा कि वहाँ पर घरों का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे वहाँ से लोगों को आप हटाएंगे, कैसे वहाँ पर मदद प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सोचा। तो केस स्टडी में आप सोल्यूशन डेवलप करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करते हो इसी को लेके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपका डेवलप होता है। जो समस्या समाधान करने की जो आपके गुण हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो ये हो जाएगा केस स्टडी मेथड। लेक्चर मेथड आपको मालूम है, यहाँ पर आकर सिंपल व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं। डिक्टेशन मेथड में आप क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं और बच्चे कुछ लिखेंगे उसको। रिसाइटेशन मेथड मतलब बोल के जो पढ़ने वाली जो विधि होती है ना, सस्वर पठन, तो उसमें जैसे आप बच्चों को ए फॉर एप्पल जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे पढ़ाते हो, तो ये सारे ही जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर नहीं करते हैं। जो केस स्टडी मेथड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which traditional Indian concept is closely related to the modern idea of effective communication in education? तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट जरूर देखोगे, यानी जो भारतीय संदर्भ है, भारत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणा है, उनको जरूर आप देख पाओगे। उसी के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो पारंपरिक भारतीय अवधारणा जो शिक्षा में प्रभावी संचार के लिए आधुनिक विचार से निकटता से संबंधित है, कौन सा है? पहला है साधना, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है गुरु शिष्य परंपरा और चौथा है प्राणायाम।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ना। तो जब आप देखते हो ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है मॉडर्न आइडिया ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो वहाँ पर आप गुरु शिष्य परंपरा को सही करोगे। क्यों? देखिए इसको भी समझते हैं। देखिए गुरु शिष्य परंपरा जो है वो एक क्लोज कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बताता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट ये आपस में बहुत क्लोज रहते थे, और इस वजह से ये आपस में बहुत कुछ शेयर करते थे, और उस शेयरिंग की वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर था, डीप लर्निंग हो पाता था। आप देखते हैं कि पहले की जो गुरुकुल थे उसमें बहुत डीप लर्निंग होता था, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनता था, क्योंकि गुरु जो है शिष्य के हर एक पहलू को समझते थे, शिष्य गुरु को समझते थे। और इसीलिए जो भी मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस हैं उनका भी फोकस यही रहता है कि टीचर और लर्नर के बीच में जो संवाद हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, वो ज़्यादा बेटर हो और बहुत ओपन कम्युनिकेशन हो। तो यही गुरु शिष्य परंपरा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपको भी लग रहे होंगे, और इसीलिए लाया गया है ताकि थोड़ा सा जो लीक से हट के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करें। 4th क्वेश्चन है, इन इंडियन एजुकेशनल सेटिंग्स व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। भारतीय शैक्षिक परिवेश में प्रभावी कक्षा संचार में एक महत्वपूर्ण बाधा क्या है? पहला है कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, दूसरा है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और चौथा है क्लास साइज, सांस्कृतिक एकरूपता, भाषा विविधता, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और कक्षा की आकार। देखिए अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशनल सेटिंग में, और यहाँ पर अगर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा है, अगर प्रभावी कक्षा संचार में कोई बाधा है, तो वो होगा लैंग्वेज डाइवर्सिटी की। आपको मालूम है कि देखिए इंडिया जो है ना वो एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जहाँ पर अनेकों अनेक भाषा बोले जाते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा कि कोस कोस पर जो है वो पानी बदलता है, और 2.5 कोस पे भाषा। तो उसका मतलब क्या है? इंडिया में जो है वो बहुत सारे भाषा हैं, बोलियाँ हैं, और वो थोड़े थोड़े दूर पे चेंज होती हैं। तो इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे चैलेंज आते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में बहुत सारा चैलेंज देखा जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग अपने मदर टंग को बोलते हैं, और इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन हिंडर होता है, कॉम्प्रिहेंसन जो है वो एडिक्वेट नहीं हो पाता है। जो टीचर है, हो सकता है, देखिए अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज करिए कि बिहार में जो टीचर भर्ती हो रहा है अभी, TRE है ना, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, इसमें कोई दिल्ली के टीचर हैं वो वहाँ पर पोस्टेड हो गए, उन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया। अब बिहार के जो बच्चे हैं उनका मदर टंग या तो मैथिली होगा, मगही मैथिली, भोजपुरी और खड़ी बोली, यही रहता है। तो मान लीजिए भोजपुरी या मैथिली अगर वो बोल रहे हैं, तो वो दिल्ली के टीचर को समझ ही नहीं आएगा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, और इस वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए टीचर्स जो हैं उनको गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोकल जो है सोर्स से ही उनको रिक्रूट किया जाए। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर सभी लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए ये मौका दिया जाता है। तो ये देखिए कि इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आता है, और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी जितना बेहतर है इंडिया के लिए, उतना ही जो है ये जो बच्चे हैं जो छोटे उम्र में बहुत कुछ सीखते हैं, उनके लिए ये जो है ना नुकसानदायक भी हो जाता है। कल्चरल यूनिफॉर्मिटी अगर होगा, सांस्कृतिक एकरूपता होगा, तो ये जो है ना अच्छा साबित होगा। टेक्नोलॉजी की उपलब्धता भी ठीक है, क्लास साइज भी इतना मैटर नहीं करता जितना लैंग्वेज डाइवर्सिटी की वजह से बैरियर आता है कम्युनिकेशन में खास तौर से। 5वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम ICT से ले रहे हैं। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया एम्स एट ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाई प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड अनडिजर्व्ड एरियाज। तो भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटना है, मतलब उसको ब्रिज करना है? कौन सा पहल है? डिजिटल इंडिया पहल, या फिर स्किल इंडिया, या फिर मेक इन इंडिया, या फिर स्टार्टअप इंडिया? नाम से ही पता चल जा रहा है भाई। देखिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या एम कर रही है? गवर्नमेंट का एम है कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, गाँव में भी डिजिटली जो है सारे संसाधन उपलब्ध हो। आप देख रहे हो कि जो ग्राम पंचायत हैं, गांव में जो भी ग्राम पंचायत है, उनको भी डिजिटलाइजेशन उनका हो रहा है, वहाँ पर वाईफाई लगवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में इंटरनेट जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो बेटर बने, जिससे जो भी डिजिटल लिटरेसी है वो बेहतर होगा। जो गांव के लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से सभी सेवाओं को समझ सकेंगे, और रूरल अनडिजर्व्ड एरिया जितने भी हैं वो डेवलप हो सकेंगे। तो डिजिटल इंडिया हो जाएगा। स्किल इंडिया स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। मेक इन इंडिया
क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि जो बाहर की कंपनियां हैं और चाहे इंडिया की भी कंपनियां, वो इंडिया में ही चीज़ों को बनाएं। मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में बनने लगी हैं, जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह। सैमसंग ने अपना स्मार्टफोन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, एप्पल ने भी स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए अगर आगे आ रहा है तो उनको फंडिंग मिलने में दिक्कत ना हो। तो ये है डिजिटल इंडिया, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है और ये भी आईसीटी से ही है। In Indian higher education, the use of massive open online courses (MOOCs) is mostly closely associated with which platform? भारतीय उच्च शिक्षा में massive open online courses का उपयोग किस प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? बताइए। पहला NPTEL है, दूसरा कोर्सेरा है, तीसरा edX है और चौथा है खान एकेडमी। बताइए इनमें से अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, भारत की उच्च शिक्षा में बात करें, तो कौन सा MOOC का उपयोग जो है ना वो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है? तो देखिए NPTEL जो है ना वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। NPTEL मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग इसको कहते हैं, और ये जो है ऑफर करता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज भी इंजीनियरिंग और साइंस में, और ये ऑनलाइन एजुकेशन जो इंडिया में है उसको काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो NPTEL इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं चुन के लाया हूँ। ये बनाया हुआ सारा क्वेश्चन है और ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इनिशिएटिव इज डायरेक्टली फोकस्ड ऑन एनहेंसिंग अर्बन सस्टेनेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? कौन सी भारतीय पहल सीधे तौर पर शहरी स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्बन स्टेबिलिटी की, है ना। अर्बन सस्टेनेबिलिटी मतलब यहाँ पर शहरी स्थिरता। यहाँ पर जो शहर हैं उनको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कैसे बेहतर बने, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया इंडिया द्वारा? देखिए इसमें करंट के भी और आपके जो ये पोर्शंस हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है, PDE, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये है जिससे अर्बन सस्टेनेबिलिटी को बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है? अटल इनोवेशन मिशन, क्या ये है? या फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? देखिए स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया गया था। 2014 में ये स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर आपको याद होगा गांधी जयंती के दिन से स्टार्ट किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन में आप यहाँ पर टिंकरिंग लैब्स जो होते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, इनको सेट करते हैं और यहाँ पर साइंस से रिलेटेड और जितने भी लेबोरेटरी से रिलेटेड कुछ इनोवेशन हो सके ताकि बेहतर जो है प्रोडक्ट्स आ सकें, बेहतर जो है वो एफिशिएंसी हो सके चीज़ों की। इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनोवेशन मिशन चलाया जा रहा है। ये भी नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, बिल्कुल। देखिए अर्बन सस्टेनेबिलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन चलाया जा रहा है, और आपको मालूम होगा कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ये स्मार्ट सिटीज़ बनते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपके रूरल एरियाज़ के जो रोड्स हैं उनको बेटर बनाने के लिए ये चलता है ताकि कनेक्टिविटी बेटर हो सके रूरल इंडिया में भी। तो ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। द चिपको मूवमेंट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म? भारत में चिपको आंदोलन किस प्रकार की पर्यावरण सक्रियता से जुड़ा है? पहला है एंटी न्यूक्लियर एक्टिविज्म, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तीसरा है वाटर कंजर्वेशन और चौथा है क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। देखिए परमाणु विरोधी सक्रियता, क्या ये एंटी न्यूक्लियर एक्टिविज्म था? कोई न्यूक्लियर गतिविधि को रोकने के लिए किया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। देखिए चिपको मूवमेंट जो था वो 1970 में स्टार्ट किया गया था, आपको याद होगा। उत्तराखंड में इसका स्टार्टिंग हुआ था, उत्तराखंड में। और ये जो है एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? वनों की जो कटाई होती है उसके अगेंस्ट में ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जहाँ पर लोग पेड़ से ऐसे चिपक के पेड़ों को पकड़ लेते थे अपने हाथों से ऐसे, और लोग बोलते थे कि अगर पेड़ों को काटना है तो हमको भी आप काटो, हमको भी काटना होगा तभी पेड़ ये कटेंगे। तो ये चिपको आंदोलन था यहाँ पर जो भी गाँव वाले थे, जो विलेजर्स थे, और ख़ासतौर से जो विमेन थी, जो औरतें थी, उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया। इसको हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड यानी वन संरक्षण से रिलेटेड एक यहाँ पर ड्राइव था। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन जागरूकता के लिए भी नहीं था, तो ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एम्स टू फर्स्ट इस्टेब्लिश न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यानी नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। दूसरा प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तीसरा
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। और चौथा, प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा रूसा का एम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एम। अगर हम बात करें रूसा के बारे में, तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको मालूम होगा, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसका एम था स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करना जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, ताकि क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर बन सके। और कौन से हायर एजुकेशन, स्टेट हायर एजुकेशन, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनको, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट कॉलेजेस हैं, जो राज्य के आपके एक स्टेट के अंदर आने वाले जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेज हैं, उनको बेटर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए रूसा जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, और ख़ास तौर से स्टेट हायर एजुकेशन। ओके, न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश करना नहीं था, स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को देना नहीं था, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना नहीं था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, खासतौर से जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नैक इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना नैक का काम है, या फिर निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, एक्रीडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और चौथा है डिसबर्सिंग एजुकेशनल लोन्स टू स्टूडेंट, छात्रों की शैक्षणिक ऋण वितरित करना। तो बताइए नैक का जो काम है वो क्या है इंडिया में। देखिए नैक का जो काम है ना वो है एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नैक का आपको रेटिंग भी मालूम होगा, जैसे A+, ऐसा रेटिंग मिलता है ना कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, तो वही है नैक का रेटिंग। और गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना इसका काम है। अब हम बात करें नैक के बारे में, तो ये असेस करता है और एक्रेडिट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिया में, क्वालिटी बेंचमार्क्स को, स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इंश्योर करता है, बेटर क्वालिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके वो, ताकि जो ओवरऑल लर्निंग इन्वायरमेंट हो वो काफ़ी बेटर बन सके इंडिया में। इसके लिए नैक को जो है जिम्मेदार माना जाता है। ये असेस करता है और एक्रेडिट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में। तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही अलग क्वेश्चंस थे और हमने अलग अलग यूनिट से ये क्वेश्चंस उठाए थे। तो बाकी इस क्लास में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।